क्योंकि ZnCd Hg are very soft. In fact, Hg is that much soft. In room temperature, it exists in liquid state. Mn का चार्ज क्या होता है? K का चार्ज है 1, Mn का x, O का -2 करके 4O का -8. ओवरऑल चार्ज कितना है? 0. Mn का चार्ज क्या आ जाएगा? +7. Mn का चार्ज +7 आया है, मतलब Mn का एटॉमिक नंबर क्या है? 25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन पे 18 चला जाएगा. Gd3+ मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, 6s से 2 जाएगा, 5d से 1 जाएगा, 4f7 रह जाएगा. अब 4f में 7 ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल पे 7 इलेक्ट्रॉन. अब वो करके क्वेश्चन आए थे. Very good evening to all the you know the tricks, one, then it. Hello guys, welcome to Alpha once again and I am your favorite mentor अनिरुद्ध दादा. तो चलो शुरू करते हैं आज और एक सेशन और एक शानदार सेशन जिस पे हम लोग बहुत सारी PYQ प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर होगा D&F ब्लॉक. तो ये जो सेशन है वो ये सेशन उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होगा जिन लोगों को चैप्टर के थ्योरी के बारे में ऑलरेडी पता है, जिन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है. उन लोगों के लिए इस सेशन नहीं है. पहले तुम थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है. चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, Ag इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. अच्छा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का जो क्वेश्चन होता है नीट या फिर मेंस पे, उस सेक्शन के अंडर ये क्वेश्चन आते हैं, तुमको पता है. ओके, पहला ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. बोथ आर इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, ओके. चलो अब बोलो, Ag इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, सही है. Ag डी ब्लॉक एलिमेंट है, हम लोग को पता है. ये 4D सीरीज का सेकेंड लास्ट एलिमेंट है. Ag atom has completely filled orbital in its ground state. ठीक है, ये भी सही है. तो both statement 1 and 2 are correct. Okay, चलो next question. All the transition elements show typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, but low thermal and electrical conductivity. Okay, ZnCd Hg are very hard and have low volatility. Statement 1, statement 2. क्या होगा? स्टेटमेंट 2 तो गलत है क्योंकि स्टेटमेंट 2 पे बोला गया है ZnCd Hg आर वेरी हार्ड बिकॉज, अच्छा, दे आर वेरी हार्ड एंड लो वोलाटिलिटी. ओके, इन लोगों का वोलाटिलिटी तो कम है, ये तो सही है. पर ZnCd Hg का, Zn का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10, Cd का 4d10, Hg का 5d10. तो ZnCd Hg का डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है. डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं है. मेटेलिक बॉन्ड नहीं है तो इसीलिए ZnCd Hg इज नॉट वेरी हार्ड. ये जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि ZnCd Hg आर वेरी सॉफ्ट. इनफैक्ट Hg इज दैट मच सॉफ्ट इन रूम टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है. अच्छा, all transition elements show typical metallic properties such as high tensile strength, ductility. all transition element तो नहीं दिखाते. max of the transition element या फिर max of the d block element show metallic character but all transition elements show
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज नॉट नेसेसरी. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ठीक, ओके चलो. इधर पर ऑल दिया हुआ है ना, ऑल की वजह से स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गया और स्टेटमेंट 2 तो ऑलरेडी गलत है. अगर ऑल ना दे के मैक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट लिखते तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाता. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Cr2 plus act as reducing agent and Mn3 plus act as oxidizing agent. सही है क्या? सही है क्या? Cr का चैनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Cr का एटॉमिक नंबर है 24, तो 4s1 3d5, आर्गन का 18, फिर 4s1 3d5. अब Cr2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, 4s से एक गया है, 3d से एक गया है. अब 3d4 क्या टेंडेंसी दिखाएगा 3d5 होने के लिए? तो 3d4 अगर 3d5 होना चाहिएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. Cr2 प्लस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ वो भी सही है, Cr3 प्लस भी स्टेबल है, क्योंकि हम लोगों को पता है कोई भी एक लिगांड के प्रेजेंस पे डी सबशेल का जो 5 ऑर्बिटल होता है वो 2 एनर्जी लेवल पे स्प्लिट हो जाता है. 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है और 3 ऑर्बिटल का एनर्जी घट जाता है. dxy, dxz एंड dyz, इन 3 ऑर्बिटल का एनर्जी घट जाता है और dx² माइनस y² एंड dz², ये 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है. जो 3 ऑर्बिटल का एनर्जी घट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं T2G सेट, और जिन 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है उनको हम लोग बोलते हैं EG सेट, जो कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है, ओके. अब D3 होगा, अगर Cr3 प्लस हो जाएगा ना तो D3 हो जाएगा. D3 हो जाएगा मतलब T2G जो सेट है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा. तो इसीलिए Cr2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cr3 प्लस होने का टेंडेंसी दिखाएगा. मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो Cr2 प्लस इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सही है, ओके. Mn3 प्लस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d5. अब Mn3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d4. अब Mn के केस पे 3d5 होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है. ओके, इसलिए Mn3 प्लस ना. ओके, तो Mn क्या करेगा 3d5 होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्टेटमेंट 1 तो सही है. अब बोलो स्टेटमेंट 2 सही है कि नहीं. स्टेटमेंट 2 बोलो, स्टेटमेंट 2 सही है या गलत है? गलत है क्या स्टेटमेंट 2? बोला गया है M2 प्लस E0 ऑफ M2 प्लस टू M, मतलब M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M पे कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर ऑल 3D सीरीज एलिमेंट्स आर नेगेटिव. मतलब 3D सीरीज पे जितने सारे मेटल है उनमें से कोई भी मेटल रिड्यूस नहीं होना चाहिएगा. सही है. अबे कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना थोड़ी चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा ना. इधर बोला गया है M2 प्लस से M होने का टेंडेंसी नेगेटिव है, मतलब बहुत कम है. 3D सीरीज में जितने सारे मेटल है वो सारे मेटल रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट सिंस दे आर मेटल, सो दे विल शो अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज. ठीक, ओके. चलो नेक्स्ट. All Cu2 plus halides are known except the iodide. Okay. Increasing order of oxidizing power is VO2 plus less than Cr2O7 minus 2 less than MnO4 minus. बोलो कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर मैं बोलता हूँ. Cu2 plus halides unknown except Cu
I2 मतलब CO आयोडाइड मतलब कॉपर आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल Cu2 प्लस हैलाइड्स आर नोन मतलब CuCl2 एग्जिस्ट करता है, CuBr2 एग्जिस्ट करता है, CuF2 एग्जिस्ट करता है, पर CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। सही है क्या? CuI2 एग्जिस्ट करता है क्या? सही है, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करने से भी बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट 1 को हम लोग सही बोल सकते हैं। इधर देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, अच्छा VO2 प्लस में V का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? V का X, O का -2 करके 2O का -4 है, ओवरऑल चार्ज +1 है, तो V का चार्ज आ जाएगा +5, Cr का चार्ज आ जाएगा +6, Mn का चार्ज आ जाएगा +7। ओके, अब Mn का चार्ज ज़्यादा है तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दो इसको हम लोग पूरी तरीके से करेक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि CuI2 एग्जिस्ट करता है पर उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। CuI2 एग्जिस्ट करता है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि CuI2 भी एग्जिस्ट करता है पर बहुत ही अनस्टेबल होता है, पर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। The equation which is balanced and represent the correct product is, कौन सा रिएक्शन बैलेंस है और करेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा रिएक्शन बैलेंस है और करेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, क्या लगता है? अबे थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। थर्ड वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर Mg का चार्ज +6 है, Mg का चार्ज +6 थोड़ी होता है। बाद CuSO4 KCl K2CuCN4 ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि Cn माइनस आके Cu के साथ जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि SO4 को रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होगा Cn माइनस के लिए, ये भी नहीं हो सकता। ओके, एंड ये तो बैलेंस भी, अच्छा बैलेंस तो है। अच्छा, और Li2O KCl के साथ रिएक्ट करके LiCl and K2O, ये हो सकता है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा हो सकता है K और Li के बीच पे? ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि इधर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। हम लोगों को पता है Li का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसीलिए Li रिड्यूस कर देगा K को, पर इधर कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। हो क्या सकता है? ये वाला हो सकता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, ओके। NH3 H के साथ जुड़ जाएगा और Cl निकल जाएगा तो Cu2 प्लस रह जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। चलो नेक्स्ट। A pink colored salt turns blue on heating. The presence of which cation is most likely? क्या होगा? क्या हो जाएगा? एक पिंक कलर्ड सॉल्ट है, उसको हीट करने से ब्लू हो जाता है, किस कैटायन के वजह से? देखो Zn2 प्लस तो नहीं होगा क्योंकि Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो 3d10 रह जाएगा। डी सबशेल कॉम्पिटिटिव फील्ड अप है, डी सबशेल कॉम्पिटिटिव फील्ड अप है तो ये कलरलेस होगा, ये तो नहीं होगा। Fe2 प्लस का कलर होता है ब्राउन, ये भी नहीं होगा। Cu2 प्लस का कलर होता है रेड ब्राउन, ये भी नहीं होगा। तो रह जाएगा क्या? Cu2 प्लस, कोबाल्ट प्लस। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट। द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, KMnO4 पे Mn का चार्ज क्या होता है? K का चार्ज है 1, Mn का X, O का -2 करके
4O का -8, ओवरऑल चार्ज कितना है 0। Mn का चार्ज क्या आ जाएगा +7, Mn का चार्ज +7 आया है, मतलब Mn का एटॉमिक नंबर क्या है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन पे 18 चला जाएगा, फिर 4s2 3d5। अब +7 मतलब क्या है, +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो 4s भी 0 हो जाएगा, 3d भी 0 हो जाएगा, मतलब इसके d सबशेल पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। d सबशेल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इसका dd ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोअर एक्साइटेड एनर्जी से हायर एक्साइटेड एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हो सकता है, इसलिए ये कलरलेस होना चाहिए था, फिर भी इसका कलर पर्पल आया है। क्यों, क्योंकि लिगांड जो है या फिर O जो है वो क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये कंपाउंड कलरफुल होता है या फिर पर्पल कलर शो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। ये सारे प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन है, साइड पे ERP लिखा हुआ है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, देख लो कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या लगता है, CrO4-2 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। ये तो टेट्राहेड्रल ही होगा क्योंकि CrO4-2 का शेप क्या है, इस तरीके का है। इस पे Cr ने 4 सिग्मा बॉन्ड किया है, 4 सिग्मा बॉन्ड किया है, मतलब Cr का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। सही है, ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही है। Cr2O7-2 हैज़ ए CrO-Cr बॉन्ड, ये भी सही है। Cr2O7-2 का शेप क्या है, सिमेट्रिकल शेप होगा, CrO-Cr, इधर Cr के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर भी Cr के साथ डबल बॉन्ड हो, Cr के साथ सिंगल बॉन्ड O-, Cr के साथ सिंगल बॉन्ड O-, ये भी सही है। Na2Cr2O7 इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्री, ये गलत है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये प्योर स्टेट पे नहीं मिलता है, तो इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता है, गलत स्टेटमेंट है। Na2Cr2O7 इज लेस सोल्यूबल देन K2Cr2O7, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर तुम 3 भी मार्क करते हो सही होगा, 4 भी मार्क करते हो तो सही होगा, क्योंकि Na2Cr2O7 इज मोर सोल्यूबल देन K2Cr2O7। Na2Cr2O7 के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म पे, पर K2Cr2O7 के साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा स्टेबल है सबसे ज़्यादा, क्या हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा क्या, क्योंकि Cu+ स्टेबल होगा या फिर और कुछ स्टेबल होगा। Cr2+ पे चार्ज कितना है +2, MnO4-2 पे Mn का चार्ज क्या होगा, Mn का x, O का -2 करके 4O का -8 है, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो Mn का चार्ज क्या आ जाएगा +6। Mn का +6 आया है, इस पे क्या आएगा, Mn का +5 आएगा, इस पे Cu+1 है। देखो इधर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ज़्यादा हीट रिलीज होगा, ज़्यादा हीट रिलीज होगा तो इसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल आके इंटरेक्ट करेगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल आके इंटरेक्ट करेगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन Zereno इज रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एज एन, Zereno के साथ Na2O का रिएक्ट कराओगे तो Na2 Zereno2 मिलेगा, और Zereno के साथ CO2 का रिएक्ट कराओगे तो ZnCO3 मिलेगा। तो किस रिएक्शन पे Zereno किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बोलो बोलो। अबे Zereno क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर है मतलब क्या है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह एक्ट करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब Na2O क्या है, Na2O है बेस, ठीक है ना। तो Zereno जब Na2O के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह एक्ट करेगा,
और CO2 क्या है? CO2 है नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिडिक। तो ये जब जेरेनो जब एसिडिक कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद बेस की तरह एक्ट करेगा। तो पहले रिएक्शन पे जेरेनो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरी रिएक्शन पे जेरेनो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। When XO2 is fused with an alkali metal hydroxide in presence of an oxidizing agent such as KNO3, a dark green product is formed which disproportionates in the acidic solution to afford a dark purple solution. X is क्या होगा? When XO2 is fused with an alkaline metal hydroxide in presence of an oxidizing agent such as KNO3, a dark green product is formed which disproportionates in acidic solution to afford a dark purple solution. Dark purple solution क्या होता है? MnO4 माइनस। ठीक, ओके। और MnO4 माइनस किससे आया है? एक डार्क ग्रीन प्रोडक्ट से आया है। डार्क ग्रीन प्रोडक्ट क्या है? MnO4 माइनस 2। इसको एसिडिक मीडियम पे दोगे तो MnO4 माइनस 2 डिस्प्रोपोर्शनेट्स हो गए। एक बार प्रोड्यूस करेगा MnO4 माइनस और एक बार प्रोड्यूस करेगा MnO2। मतलब इधर Mn का चार्ज था +6, Mn +6 से ऑक्सीडाइज होके +7 हुआ है इधर पर, और Mn +6 से रिड्यूस होके +4 हुआ है इधर पर। अब MnO4 माइनस 2 कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? अगर तुम MnO2 के साथ KOH का रिएक्ट कराओगे, मतलब कोई भी अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ MnO2 का रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस 2 में, जिसका कलर होगा डार्क ग्रीन। अब इसको एसिडिक मीडियम पे दे दोगे तो Mn +6 एक बार ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा Mn +7 पे, और एक बार रिड्यूस होके +6 कन्वर्ट हो जाएगा +4 पे। तो X क्या है? Mn। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। The statement that is incorrect about the interstitial compound is they are chemically reactive, they have metallic conductivity, ये तो सही है। They are very hard, ये भी सही है। They have high melting point, ये भी सही है। They are not chemically reactive, they are chemically inert। गलत कौन सा है? पहला वाला स्टेटमेंट। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उस वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेटिस पे बहुत सारे वैकेंट स्पेस होते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन जो छोटे छोटे एटम होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के क्रिस्टल के वैकेंट स्पेस पे जाके एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक स्टोइशियोमेट्री नहीं होता, जो कि केमिकली इनर्ट होता है और मेटेलिक कंडक्टिविटी मेंटेन करता है और बहुत हार्ड भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। उन लोगों को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब ये क्या होगा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइड्स आर शोन बाय, कौन सी एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? क्या लगता है? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +3 शो करता है, +4 शो करता है, +5 शो करता है, +6 शो करता है और +7 भी शो करता है। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक, ओके। द लैंथेनॉइड आयन दैट वुड शो कलर इज, कौन सी आयन कलर शो करेगा? जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे होगा? बोलो, कौन सी आयन कलर शो करेगा? कलर तो सारे शो करेगा, कौन सी आयन कलर शो नहीं करेगा? इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। द लैंथेनॉइड आयन दैट वुड नॉट शो कलर इज, क्योंकि
GD3+ तो कलर शो करेगा क्योंकि GD का एटॉमिक नंबर क्या है 64, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Xenon का 54 चला गया है और 4f7 5d1 6s2। अब GD3+ मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, 6s से 2 जाएगा, 5d से 1 जाएगा, 4f7 रह जाएगा। अब 4f में 7 ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कलर शो करेगा। La3+ नहीं करेगा क्योंकि La का एटॉमिक नंबर है 57, मतलब इन टोटल 57 इलेक्ट्रॉन था, अभी 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 54 मतलब Xenon की तरह हो गया, ये तो कलर नहीं शो करेगा। Lu3+ भी नहीं करेगा क्योंकि Lu का एटॉमिक नंबर कितना था 71, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 4f14 5d1 6s2। अब Lu3+ मतलब 6s से भी 2 निकल गया है, 5d से भी 1 निकल गया है, 4f14 मतलब 4f पे 7 ऑर्बिटल होता है। अब सातों ऑर्बिटल पे 2-2 करके इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, 4f14 है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो पूरे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है मतलब क्या है, ये कलर नहीं शो करेगा, ये भी कलर नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। Sm3+ भी करेगा, तो मतलब 2 करेगा 2 नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज जिंक, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब कोई मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगा तो जिंक के एटॉम को अलग करने पे बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जिंक का हीट ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ही कम होगा। ओके नेक्स्ट, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। वेनेडियम तो +2 करता है, +4 करता है, +5 करता है, टाइटेनियम भी +2 +4 करता है, कॉपर +1 +2 करता है, स्कैंडियम सिर्फ +3 करता है। ओके चलो, ये था कुछ UIQ JEE मेंस के D एंड F ब्लॉक से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, टिल दैट बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट्स है तो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना। आई एम ऑलवेज हियर विथ यू ओनली एट एनी सिचुएशन, एट एनी प्रॉब्लम, एट एनी कंडीशन, ठीक है। और हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास 9, 10, 11, 12 सारे क्लास का क्लास स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक से, तो पूरे बैच तो ऑलमोस्ट फुल है। स्टिल तुम ज्वाइन करना चाहते हो और तुम्हारा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो फिर जल्दी से कांटेक्ट कर लो और देख लो कौन सा सही होता है। 2 सीट तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ऑफिस पे कांटेक्ट कर लो या फिर इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।